नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज पहुंच चुके हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, और जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंची तो एयरपोर्ट पर यहां पर कार्यकर्ताओं ने जमकर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। तो प्रयागराज पहुंची है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। एयरपोर्ट पर प्रियंका गांधी वाड्रा का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। तो पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रही है प्रियंका गांधी वाड्रा। पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए यहां पे प्रयागराज का दौरा बताया जा रहा है, और ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा सड़क मार्ग से होकर के गांव के लिए रवाना होंगी। तो एयरपोर्ट पर प्रियंका गांधी वाड्रा का कार्यकर्ताओं ने भव्य तौर पर स्वागत किया है। तो पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा आज प्रयागराज के दौरे पर बताई जा रही है, और ऐसे में जब एयरपोर्ट पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा, उस दौरान कार्यकर्ताओं ने जोरदार उनका स्वागत किया। ये उसी वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब प्रयागराज की ये वो तस्वीर जब प्रियंका गांधी वाड्रा पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रही थी। तो मुलाकात के वक्त की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। तो ये देख लीजिए आप भी कि किस तरीके से भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जब प्रियंका गांधी वाड्रा पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंची तो ग्रामीणों का सैलाब यहाँ उमड़ पड़ा, और ऐसे में यहाँ पर खुद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीड़ितों का दुख दर्द बांटने की कोशिश की है। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए आलोक मालवीय ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आलोक, आप जानकारी चाहेंगे कि फिलहाल जो प्रयागराज का दौरा 2 घंटे का प्रियंका गांधी का बताया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट इस वक्त? यहाँ पर अपना भाषण शुरू कर चुकी हैं। अभी उन्होंने जो मछुआरे समाज है उनसे उन्होंने जो है बातचीत की है। उनसे बातचीत करने के बाद उनके दुख दर्द को जाना है। उसके बाद अजय सिंह लल्लू ने बोला है कि हम जो आपकी लड़ाई है वो सड़कों पर लड़ेंगे। और उसके बाद जो विधानमंडल दल की नेता है आराधना मिश्रा मोना, उन्होंने बताया कि जो आपके साथ ये बर्बरतापूर्ण रवैया हुआ इसे हम लोग सत्र में उठाएंगे। और अब प्रियंका गांधी वाड्रा को माइक संभाल चुकी हैं और वो बोल रही हैं, बता रही हैं कि किस तरह से आपके ऊपर बर्बरतापूर्ण रवाई हुई है। जी तो आलोक, ये जो दौरा बताया जा रहा है प्रियंका गांधी का, यहाँ पर पीड़ितों से मुलाकात करने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है पीड़ित परिवार वालों को? क्या इस बारे में कोई जानकारी है? वो अभी इस समय भाषण दे रही हैं और वो कानून के बारे में। ठीक आलोक, आप यहाँ रुकिएगा, पहले सुनवाते हैं दर्शकों को कि प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं। नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कानून बनाए गए हैं, कृषि कानून बनाए गए हैं, उससे किसान का नुकसान हो रहा है और बड़े बड़े उद्योगपति खरबपति उनका फायदा हो रहा है। उसी तरह से जो कानून गंगा नदी पे लागू हो रहा है और नदियों पे लागू है, जमुना पे लागू है, वो कानून आपकी भलाई के लिए नहीं है, नदी की भलाई के लिए नहीं है। वो कानून इसलिए लागू किए जा रहे हैं ताकि उनसे उद्योगपतियों की भलाई हो, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो उनको सब इजाजत है। और कानून इस तरह से बना गया है कि वो अपना कारोबार धंधा कर सकते हैं, वो यहाँ नदी से कमाई कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। मैं आपकी तरह महिला हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि आपकी पीड़ा कैसी है। अगर आपको यहाँ पे मारा पीटा गया है तो शर्म आनी चाहिए प्रशासन पे को और शासन को, और अगर यूपी पुलिस ने आपको मारा पीटा है तो उनको भी सोचना चाहिए। जिस तरह से मैंने वीडियो देखा कि यहाँ पे तमाम लोग आए और आपको पीटा और आपके बच्चों को मारा, यही रोजी रोटी खाती, सिर्फ रोजी रोटी हम लोग की पूरी नाव तोड़ रहे हैं। आपकी नाव तोड़ी है। इस मुद्दे को हम उठाएंगे, पूरी तरह से आपकी लड़ाई लड़ेंगे। ये जो आपकी बरादरी है, आपने बहुत मदद की है इस सरकार की। जब इनका आपके वोट से ये सरकार आई है, लेकिन भूल गए हैं। और बार बार मैं ये कहती हूँ कि जो नेता है जब वो भूल जाता है कि उसको सत्ता किसने दी है, तब वो भटकने लगता है। इनको समझ में नहीं आया है कि बनाने वाले आप हैं, आपने इनको सत्ता दी है। इनको आपके लिए काम करना चाहिए, आपको प्राथमिकता देनी चाहिए। आपकी जो समस्याएं हैं उनको समझ के उनको सुलझाना चाहिए। तो मैं यहाँ इसलिए आई हूँ आप सबको कहने के लिए, सबसे पहले तो समझने के लिए
कि यहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। मैं नीचे जाके आपके नाम भी देखूंगी और ये कहने के लिए यहाँ आई हूँ कि मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगी, कि मैं आपके साथ खड़ी हूँ। आपने कहा कि आपको न्यायपालिका में मदद चाहिए। मैं आपने जिन लोगों के नाम लिए, सिब्बल साहब, सलमान साहब और अभिषेक सिंघवी साहब, तीनों से मैं बात करूंगी, वो आपकी मदद करेंगे। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे आपकी मदद करेंगे। अगर इसके बाद आपको प्रताड़ित किया गया कि मैं चली जाऊँ और आपको यहाँ आके कोई तंग करे, तो मेरे सारे यहाँ पे जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता हैं, आपकी मदद करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। अर्पणा जी ने आपके लिए बहुत काम किया है, वो यहाँ है, वो भी मदद करेंगी। तो आपके संघर्ष में हम आपके साथ हैं। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर हमारी सरकार आएगी, आपने कांग्रेस की सरकार में देखा होगा कि सबसे पहले जो आपके अधिकार हैं, जो जनता के अधिकार हैं, उनको मजबूत किया जाता है। तो आप जैसे जिस तरह से आपको प्रताड़ित किया गया है, आपकी समस्याएं बढ़ रही हैं, उनको कम करना हमारा काम है और हम आपका जो पट्टे का अधिकार है उसके लिए हम लड़ेंगे और हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत स्पष्ट तौर से दीदी ने कहा कि अगर सरकार आएगी तो आपका अधिकार जो जमीन के पट्टे का है हम आप लोगों को वापस करेंगे। आदरणीय दीदी ने ऐलान किया। हुई है प्रियंका, बता दे पीड़ित सुन रहे थे परिवारों कि किस से तरीके से रिपोर्ट पर जब लोगों से वो प्रियंका बातचीत कर रही थी गांधी यहाँ पर, भाजपा तो उन्होंने माहौल है। प्रयागराज का पहले तो ये दूसरा दौरा तो उनका प्लीज बताया जा रहा है और उसके बाद जब उन्होंने लोगों से करने बातचीत की की यहाँ तो तक साफ तौर पर इन ये तस्वीरों कहा के कि जरिए शायद जो इस वक्त कांग्रेसी उत्तर नेता प्रदेश है में वो जिसकी उनको सरकार है निर्देशित कर रही वो है ये कि उनके भूल दुख चुके दर्द हैं को कि किस आखिर तरह से उन्हें बांटा जाए ये और उनके सत्ता दुख दी दर्द को किसने किस तरह है। से यानी दूर किया जनता जाए। से बात करते आराधना वक्त यहाँ पे मिश्रा पीड़ित परिजनों से बात करते वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस बात का जिक्र किया और उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि अगर 2022 के चुनाव में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो आप लोगों की आवाज को बुलंद के साथ सामने रखा जाएगा। तो प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर लोगों को संबोधित कर रही थी और उस दौरान की बातें हम आपको बता रहे कि किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक तरीके से चुनावी बिगुल फूका है यहाँ से। तो चुनावी जो बिगुल फूकने का काम प्रियंका गांधी ने किया है और सियासी रणनीति जो बताई जा रही थी वो यहाँ पर देखने को मिली। सियासी तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से जो निषाद समुदाय के लोग हैं उनका वोट बैंक, जिस तरीके से प्रयागराज में बहुत मान्यता वाला वोट बैंक माना जाता है और ऐसे में अब उसमें सेंध लगाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से, यानी के पंचायत चुनाव में हम कदम, यही कोशिश की कि निषाद समुदाय के लोगों का सिर्फ वोट बैंक आपका कांग्रेस को अपना मिल चैनल। जाता है तो ये उनके लिए एक तरीके से सफलता मानी जाएगी। और ऐसे में आज प्रियंका गांधी वाड्रा का प्रयागराज का दूसरा दौरा बताया जा रहा है। 10 दिनों के भीतर ही ये दूसरा दौरा प्रयागराज में प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया है और ऐसे में उन्होंने लोगों से बातचीत की, पीड़ित के परिजनों से मिली और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है तो वो लोगों की आवाज सुनेंगे और इसी वजह से आज वो प्रयागराज पहुंची हैं ताकि वो सबसे पहले लोगों की तकलीफों को सुन सके, जान सके कि आखिर लोग किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। उसके बाद ही जब सत्ता में इनकी सरकार आएगी तो वो उसी हिसाब से काम करेंगी। तो यह आश्वासन प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से दिया गया कि जिस तरीके की घटना घटी और पुलिस ने जैसे निषाद समुदाय के लोगों को पीटा है, उनके नाव को तोड़ा है, तो इस मुद्दे को उठाया जाएगा और कांग्रेस इस मुद्दे को उठाने का काम करेगी। तो ऐसे में दूसरा दौरा ये 10 दिनों के भीतर ही प्रियंका गांधी वाड्रा का बताया जा रहा है प्रयागराज में। तो राजनीति का गढ़ रहे प्रयागराज में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे की यादें अभी धूमिल भी नहीं पड़ी थी, यानी 10 दिन पहले ही वो प्रयागराज से वापस लौटी थी, लेकिन फिर 10 दिन के बाद ही ये दूसरा दौरा प्रयागराज का बताया जा रहा है। और उन्होंने प्रयागराज में आने के बाद से सबसे पहले पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात की और परिजनों से मुलाकात करने के बाद उन्होंने ये कहा कि आपकी लड़ाई में हम साथ खड़े हैं। तो 10 दिनों के भीतर ही अभी
ये दूसरा दौरा बताया जा रहा है प्रियंका गांधी वाड्रा का। इससे पहले भी उनको नाव चलाते हुए भी देखा गया था, वो तस्वीर भी वायरल हुई थी। और उसके बाद से उन्होंने उस ट्वीट को शेयर करते हुए, उस ट्वीट में एक तस्वीर शेयर की थी प्रियंका गांधी वाड्रा ने, जिसमें वो नाव चलाती हुई नजर आई थी। और उस दौरान भी उन्होंने सरकार को घेरने का काम किया था। और अब भी जब वो प्रयागराज बसवार गांव में पहुंची हुई है, बसवार गांव की ये लाइव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस गांव की जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची हुई है, बात कर रही है। और उन्होंने ये कहा है कि मैंने तस्वीर देखी है, मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगी। तो प्रियंका गांधी वाड्रा के ये बोल हम आपको बता रहे हैं जो उन्होंने लोगों से बातचीत करने के दौरान कही है। तो हमारी सरकार आने पर आपकी जमीन लौटाएंगे, तो इस बात का भी जिक्र किया क्योंकि लोगों की वहां पर शिकायत थी कि जो जमीन का पट्टा देने का ऐलान किया गया था, आज तक उन्हें वो जमीन का पट्टा मिला नहीं है। तो इस बात का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया कि अगर 2022 में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है तो फिर जो जमीन का पट्टा देने का ऐलान किया गया था वो भी इन निषाद समुदाय के लोगों को मुहैया कराया जाएगा। तो लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा ऐसे में उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों का दौरा कर रही हैं और आज वो प्रयागराज के दौरे पर है, लोगों से बातचीत कर रही है, उनसे मुलाकात कर रही हैं। तो ये सियासी पैच बनाने की कोशिश उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से, तो ये सियासी मोड़ इसे कहा जा सकता है, सियासी रणनीति एक तरीके से कांग्रेस की तरफ से चलाई जा रही है। और वहीं यूपी में जापानी इंसेफ्लाइटिस के वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। सीएम योगी ने वैक्सीनेशन की शुरुआत की और जापानी इंसेफ्लाइटिस से बचाव के लिए इंद्रधनुष 3.0 की शुरुआत की है। इस महामारी को पूरी तरह से नियंत्रित करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वैक्सीनेशन की शुरुआत के साथ ही इस बीमारी को पूरी तरीके से नियंत्रित करने का काम किया जाएगा। आज के अभियान के लिए विभागों को बधाई भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है। तो विभाग सामूहिक रूप से इस अभियान को आगे बढ़ाए। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह निर्देश, तो इस अभियान में तकनीक का इस्तेमाल करें। कोरोना काल में टीम वर्क ने सफलता दिलाई है, तो टीम वर्क को भी बढ़ावा देने का जिक्र किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और ये कहा है कि अगर टीम वर्क के साथ कोई भी काम किया जाए तो पूरी सफलता के साथ उसे संपन्न किया जा सकता है। तो सामूहिक रूप से काम करने की इच्छा शक्ति से सफलता मिलेगी। सीएम योगी के ये बोल हम बता रहे हैं, जिस दौरान उन्होंने वैक्सीनेशन की शुरुआत की थी, उस दौरान उन्होंने लोगों में एक संदेश जारी करने की कोशिश की। तो इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ भी तकनीक का इस्तेमाल करें। तो साल 2017 में हमारी सरकार ने व्यापक अभियान चलाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन तमाम बातों का जिक्र किया और सीएम योगी लखनऊ में आज वो खुद पहुंचे हुए थे, जहां पर वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। जापानी इंसेफ्लाइटिस यानी कि इंद्रधनुष, इसका नाम दिया गया इंद्रधनुष 3.0। जेई टीकाकरण से, मिशन इंद्रधनुष के इस अभियान से और खुशहाल परिवार के इस अभियान से उन सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि पिछले 4 वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार ने अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इंसेफ्लाइटिस पर प्रभावी नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की है। हम सब जानते हैं कि इंसेफ्लाइटिस पिछले 40-42 वर्षों से पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौनिहालों को निगल रही थी। अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश के केंद्र बिंदु गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इस बीमारी से प्रतिवर्ष 1200 बच्चों की मौत होती थी और जो लोग मेडिकल कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते थे उनकी संख्या भी लगभग इतनी ही थी। लगभग 40 वर्षों तक मौत का सिलसिला चलता रहा। लेकिन 2017 में प्रदेश में हमारी सरकार जब आई तो हम लोगों ने उस समय अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। और मुझे प्रसन्नता है कि आज जेई और एईएस को लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश और प्रदेश के अंदर जो विशेष अभियान प्रारंभ हुए, इसके कारण बीमारी पे लगभग 75% और मौत के आंकड़ों को नियंत्रित करने में हम लोगों को 95% सफलता प्राप्त हुई है। मैं इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और सभी संबंधित विभाग के साथ ही यूनिसेफ, WHO और अन्य उन सभी संस्थाओं को
जिन्होंने हमारे इस मिशन में सहभागी बनकर के इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, मैं इसके लिए सबके प्रति हृदय से धन्यवाद देते हुए उन सबका अभिनंदन करता हूं। ये सबसे उपयुक्त समय है जेई टीकाकरण का। मुझे याद है जब हम लोगों ने 2005 में पहली बार जेई टीकाकरण का कार्यक्रम प्रारंभ किया था, तो उस समय चुनौती हमारे सामने यही थी कि टीकाकरण कब होना चाहिए, और उस समय भी हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि टीका को हमेशा एक्टिवेट होने में कुछ समय लगता है। तो स्वाभाविक रूप से जेई और एईएस के जो मामले पूर्वी उत्तर प्रदेश या प्रदेश के 38 जनपदों में देखने को मिले हैं, ये मध्य जुलाई से लेकर के नवंबर तक देखने को मिले हैं। तो मध्य जुलाई से नवंबर तक के इस कालखंड के लिए आवश्यक है कि हम फरवरी मार्च में ही टीकाकरण के इस कार्यक्रम को संपन्न कर सकें। और मुझे प्रसन्नता है कि आज 21 फरवरी को स्वास्थ्य विभाग जेई टीकाकरण के इस अभियान को आज लगातार चौथे वर्ष भी आगे बढ़ा रहा है। खबर मुरादाबाद से, जहां पर दलितों के उत्पीड़न को लेकर के महापंचायत आज मझौली में हो रही है। तो दलितों की महापंचायत, थोड़ी देर में इस महापंचायत का आयोजन होगा। 21 गांव के प्रतिनिधि पंचायत में शामिल होंगे। मझौला थाने के मझौली में यह महापंचायत बुलाई गई है। तो दलित समुदाय के लोग इस महापंचायत की शुरुआत करेंगे और ऐसे में आज मझौली में दलितों की ये महापंचायत होनी है। तो मझौला थाने के मझौली में महापंचायत बुलाई गई है, जहां पर दलित उत्पीड़न को लेकर के इस महापंचायत में मामला उठाया जाएगा। यानी मुरादाबाद में आज जो दलित समुदाय के लोग हैं, उन्होंने एक महापंचायत का आयोजन किया है और इस महापंचायत के आयोजन में मझौली में ये महापंचायत होनी है, जिसमें दलित उत्पीड़न का मामला उठाया जाएगा। और ऐसे में 21 गांव के प्रतिनिधि इस पंचायत में शामिल होंगे। तो थोड़ी ही देर में महापंचायत का आयोजन होगा और दोपहर 1 बजे से महापंचायत का आयोजन होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब तक ये महापंचायत शुरू हुई नहीं है। यहाँ पर भीड़ लोगों की देखी जा सकती है। मुरादाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर 21 गाँव के प्रतिनिधि इस पंचायत में शामिल होंगे। तो मझौला थाने के मझौली में ये महापंचायत बुलाई गई है दलितों की। तो मुरादाबाद में काफी लंबे समय से दलित उत्पीड़न का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था और अब ऐसे में दलित समुदाय के लोगों का ये महापंचायत आज मुरादाबाद में हो रहा है। तो मुरादाबाद के मझौला थाने के मझौली में महापंचायत बुलाई गई है, जहां पर 21 गांव के प्रतिनिधि इसमें शिरकत करने वाले हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए अंकित शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये जो दलित समुदाय की महापंचायत आज मुरादाबाद में बुलाई गई है, क्या कुछ मुद्दे इसमें उठाए जाएंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दूं पूरा मामला मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र से मझौली का है, जहां की आज दलित परिवारों की महापंचायत रखी गई है, जहां 21 गांव के प्रतिनिधि पंचायत में शामिल होंगे। इस पंचायत रखने का मेन उद्देश्य यही है, दलित परिवार की बेटी और बहुओं के साथ जो अत्याचार आए इस सरकार में हो रहे हैं, इसको लेकर दलित परिवारों में रोष है, जिसको लेकर आज महापंचायत रखी गई है। जी यानी आपने कहा कि जो उत्पीड़न हो रहा है उसको लेकर के महापंचायत बुलाई गई है, लेकिन क्या इसमें किसी तरीके की रणनीति भी तैयार की जा सकती है? जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात है। जिस तरीके से 21 गांव के प्रतिनिधि यहाँ पहुंचेंगे और दलित परिवारों के नेता भी यहाँ शामिल होंगे, देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे आके आज क्या निर्णय लिए जाएंगे, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। जी चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबर लखनऊ से, जहां पर ट्रॉमा सेंटर से लॉरी के बीच बनेगा अंडरपास। तो केजीएमयू से लॉरी रेफर मरीजों को मिलेगी राहत और रेफर मरीजों को जाम से अब निजात मिल सकेगा। केजीएमयू प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया है और इस फैसले के तहत ये कहा जा रहा है कि अब जो लखनऊ मरीजों को रेफर किया जाएगा, उनको लंबे जाम से जो होकर के गुजरना पड़ता था, अब उस लंबे जाम से नहीं जूझना पड़ेगा मरीजों को और वो जल्द ही पहुंच सकते हैं। तो ट्रॉमा सेंटर से लॉरी के बीच बनेगा अंडरपास। और वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ देखने को मिली है। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली भी लगी है, एक फरार घायल बताया जा रहा है और जो एक फरार घायल बदमाश को अस्पताल में इलाज में भर्ती कराया गया। आरोपी से जेवरात, बाइक, तमंचा और 4 कारतूस बरामद किया गया है। बदमाश पर गोकशी, लूट, चोरी, डकैती के 18 मुकदमे दर्ज बताए जा रहे थे।
मीरापुर पुलिस द्वारा कुतुबपुर झाल पे चेकिंग की जा रही थी। कोतवाली की तरफ से 2 संदिग्ध व्यक्ति जो है आते हुए दिखाई दिए। उन्हें रुकने का इशारा किया गया तो उन्होंने जान से मारने की नीयत से पुलिस पे फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में डिगडेरा के जंगलों में एक मुठभेड़ हुई, जिसमें जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ। उसके बारे में पता किया गया, उसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। लगभग 1.5 दर्जन से अधिक उस पर मुकदमे हैं। वो सक्रिय अपराधी है, हिस्ट्री शीटर भी है और उस पर गोकशी और चोरी के काफ़ी मुकदमे हैं। और वो हमारे वहाँ से एक चोरी हुई थी, उसमें वांटेड चल रहा था। उसको जो है बाद इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। और उससे जो है एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है, एक 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ है, 2 जिंदा कारतूस है, एक खोखा कारतूस है और उससे कुछ चांदी के जेवरात भी बरामद हुए। तो वहीं रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश को पैर में गोली लगी है और साथ ही फरार बताया जा रहा है। तो मुठभेड़ में सिपाही भी गोली लगने से घायल बताया जा रहा है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था ये बदमाश। जैसा कि आपको जानकारी है कि कल रात की एक घटना के क्रम में एक वाहन चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पे सवार बदमाश ने हमारे डी के थाने के एक सब इंस्पेक्टर के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया था, जिससे कि उनका घुटना टूट गया था और वो रोकने पर नहीं रुका था और भाग गया था। उसी अपराधी की तलाश में हमारी एसओजी की टीम और इंस्पेक्टर डी के नेतृत्व में डी थाने की पुलिस लगी हुई थी। आज इस बात की सूचना मिली है कि वो डी थाने के सुंदरगंज से जो है वो सूची चौकी की तरफ जा रहा है। इस बात पर एक तरफ से सूची की तरफ से एसओजी प्रभारी और डी थाने की तरफ से इंस्पेक्टर डी द्वारा से घेरा गया और जब वो चारों तरफ से घिर गया उस दौरान उसने फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा भी फायर किया गया, जिससे उसको गोली लगी और एक बदमाश मौके से भाग गया। इस मुठभेड़ में हमारा एक सिपाही विक्रम सिंह साथी का उसको भी गोली लगी, उसका भी इलाज जारी है। इसको यहाँ जिला अस्पताल लाया गया है और इसके ऊपर जो अभी तक पता चला है इसके ऊपर आधे दर्जन के आसपास मुकदमे हैं। जैसा कि आप और अब खबर बाराबंकी से, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। दोनों पक्षों में जमकर ईंट और पत्थर साथ ही लाठी डंडों की भी बरसात दोनों पक्षों की तरफ से की गई। तो मारपीट में बुजुर्ग महिला की इलाज के दौरान मौत बताई जा रही है। वहीं मारपीट पे दोनों पक्षों के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। मारपीट का लाइव वीडियो कैमरे में कैद हुआ। एसपी सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद बताए जा रहे हैं। मसौली थाना क्षेत्र के मलौली गांव की ये घटना है। तो ये लाइव वीडियो कैद हुआ था जिस दौरान ये मारपीट चल रही थी दोनों पक्षों में। ये उसी दौरान का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। बाराबंकी में किस तरीके से 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और ये पूरा मामला जमीनी विवाद को लेकर के बताया जा रहा था। जमीनी विवाद को लेकर के दोनों पक्ष आपस में भिड़े, दोनों ही तरफ से ईंट और पत्थर की बरसात की गई, साथ ही लाठी डंडे भी चलाए गए। और वहीं देवरिया में देखिए दबंगों की दबंगई। तो मूर्ति विसर्जन के दौरान हवाई फायरिंग भी की गई। असलहा लहराते हुए फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में कई राउंड फायरिंग करते हुए नजर आया है एक युवक। तो एक युवक इसमें हवाई फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। देवरिया का ये वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हवाई फायरिंग करता हुआ और हवा में बंदूक लहराता हुआ एक शख्स को देखा जा सकता है। तो मूर्ति विसर्जन के दौरान हवाई फायरिंग का मामला सामने आया है देवरिया से। तो ये देखिए कि कैसे ये जो युवक नजर आ रहे हैं बाइक पर बैठकर जाते हुए, उनमें से एक शख्स के हाथ में बंदूक नजर आ रहा है जो कि हवा में लहराते हुए नजर आ रहे हैं। और फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।